हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्लास 10th वाले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, ये चांसेस है कि इस बार 2025 में भी आए। सो ध्यान से पढ़ो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली 4 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में। तो फर्स्ट इज व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। रिसोर्स प्लानिंग बताओ क्यों जरूरी है और उसके 3 रीजन भी बताओ। ये 2017 में क्वेश्चन आया है। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस कौन कौन सी है वो समझाओ। ये 2012 और 2011 में आया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। पहले तो ये समझाओ कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, फिर उसके बाद समझाओ कौन कौन से स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग में आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। एक्सप्लेन इट विद 3 रीजन, 3 रीजन के साथ समझाओ। 2015 में क्वेश्चन आया है। सो आप देख रहे हो बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है रिसोर्स प्लानिंग पे, अलग अलग तरीके से अलग अलग ईयर में पूछा गया है। तो इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए। सो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली नाम से पता चल रहा है रिसोर्स प्लानिंग मीन्स रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, क्योंकि हमारे पास वैसे ही रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, उनकी अच्छे से प्लानिंग करना। सो डेफिनेशन पढ़ लो, यही डेफिनेशन लिख के आना। Resource planning is a procedure of proper utilization of resources. It reduces wastage of resources and promotes sustainability. Resource planning एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लानिंग करके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराता है, ठीक है, और जितना भी वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आप फ्यूचर के लिए भी सेव करता है, वेस्टेज नहीं करता है, आज की जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी इफेक्ट नहीं करता है। सो बेसिकली बेटा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपके बोर्ड एग्जाम है, अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आपका जो आउटपुट है बहुत अच्छा आएगा। अगर आप विदाउट प्लानिंग चलोगे, बिना स्ट्रेटेजी के चलोगे, तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए टीचर सब बोलते हैं कि प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, हर एक स्टेप सोच समझ के लो, प्लान करो, आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ठीक है, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आ पाएंगे। सो बेसिकली सिमिलरली दैट इज रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्सेज की आप प्लानिंग अच्छे से करो जिससे कि हमारा जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, वेस्टेज ना हो, ठीक है, ऊपर से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बता दो जी। रिसोर्सेज इन इंडिया आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर रिच इन वन रिसोर्स बट डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्स। इंपॉर्टेंट विच आर एसेंशियल। देखो बेसिकली अगर हम इंडिया की अपनी कंट्री की बात करें, जो रिसोर्सेज हैं वो बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। कोई सिटी में पानी ज़्यादा है, कोई सिटी में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे सोलर एनर्जी काम ज़्यादा करेगी, ठीक है। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है कि सोलर एनर्जी है, लेकिन कमी क्या है, पानी की कमी है। पानी कहाँ पे, कहीं और सिटी में ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे पानी की ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश जैसे, ठीक है। सो बेसिकली बेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, और जहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो जाए। सो इम्पोर्टेंस बेटा इसकी एक ये हो गई। दूसरा, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर लिमिटेड, देयरफॉर इफ दीज रिसोर्सेज आर नॉट प्रिजर्व्ड और नॉट यूज्ड रेशनली वी विल बी इन ग्रेट ट्रबल। अगर हम इन रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करेंगे, इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं करेंगे, सो बेटा यहाँ पे हम ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज का जितना आप अच्छा यूज करोगे, देखो जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा कि अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हो तो नंबर अच्छे आते हैं। अगर आप एक दिन भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हो तो आप रिग्रेट करते हो, आप ट्रबल में आ जाओगे कि कल एग्जाम है और मैंने प्लानिंग नहीं करी। सो इसलिए बच्चों प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ,
आप अपनी सक्सेस तक पहुंच जाओगे। रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मिनिमाइज द वेस्टेज और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज प्लानिंग की करने की वजह से जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पानी है तो पानी बह रहा है, टैब खुला हुआ है तो खुला हुआ है। तो रिसोर्स की अगर प्लानिंग करेंगे तो बेटा ये यूटिलाइजेशन जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है इससे हम बच सकते हैं और हम वेस्टेज मिनिमाइज कर सकते हैं, वेस्टेज हमारी कम होगी। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गया बेटा, रिसोर्स प्लानिंग हो गई। बेटा अब हम पढ़ लेते हैं स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग में आपके 3 स्टेप आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो आप रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करोगे, मीन्स आप पता लगाओगे हमारी कंट्री में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, सो जब वो रिसोर्सेज आप पता लगा लोगे कि कितने हैं, उसके बाद आप उनकी इन्वेंट्री करोगे। रिसोर्सेज की इन्वेंट्री करना मतलब लिस्ट बनाना, कितने कितने एरिया में कौन से रिसोर्सेज की कमी है और कौन से रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, सो हम आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करने के बाद आप सेकेंड स्टेप करते हो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिकली जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो उसके बाद चलो आपको पता चल गया कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास कौन से रीजन में, उसके बाद क्या आपके पास वो इनफ टेक्नोलॉजी है उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए। क्योंकि बेटे रिसोर्सेज का होना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सके वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए क्या आपके पास इनफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, थर्ड इज मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। बेसिकली हमारा जो डेवलपमेंट प्लान होता है, डेवलपमेंट हम क्या चाहते हैं कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री के पूरे नेशनल का डेवलपमेंट हो। ठीक है, गरीबी ना रहे, ठीक है, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो, हेल्थ में डेवलपमेंट हो। तो आपका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है आप लास्ट में क्या करोगे, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से उसको मैच करोगे। ठीक है, ध्यान रखना पहले आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी रिसोर्सेज कर लिया आपने, मीन्स कहाँ का रिसोर्सेज है वो आपने कलेक्ट कर लिया, लिस्ट बना ली। उसके बाद उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी है, अगर चलो है तो आपको ये देखना है कि जो आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है क्या नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करता है, क्या नहीं, आपको मैच करना है। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट लिखने बेटे, इसके अंदर बना के लिख लेना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि वहाँ पर सोलर की रिसोर्स अवेलेबल है बट वहाँ में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग करनी है, आप इसमें एग्जाम्पल लिख देना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज सॉइल कंसीडर्ड एज रिसोर्स, एक्सप्लेन विद 5 आर्ग्यूमेंट्स। 2015 एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया जो हमारी मिट्टी है, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी को रिसोर्स क्यों कहा गया है। ठीक है, और 5 आर्ग्यूमेंट्स में 5 पॉइंट्स में आप इसको बताइए। सबसे पहली बात, सॉइल आप सभी को पता होगा कितनी जरूरी है। खेती बाड़ी कहाँ होती है बेटा, सॉइल पे होती है। आपको जो फल सब्जियां मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जो मिट्टी में तो पेड़ पौधे होते हैं या आसमान पे होते हैं। ठीक है, तो सॉइल हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट इट इज यूज टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स। ऑब्वियसली हमारी बेसिक नीड क्या है बेटा, खाना। ठीक है, खाना भी हमारा बेसिक नीड पे आता है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी जो आपका खाना वो कहाँ से आता है, मिट्टी जमीन से। ठीक है, जो गेहूँ आपके होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिट्टी में। जो आपकी फल सब्जियां होती है वो कहाँ होती है, मिट्टी में। ठीक है, सो मिट्टी से हमारी क्या होती है बेटे, हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई करती है ये मिट्टी, ये सॉइल। ठीक है, इसलिए सॉइल को रिसोर्स कहा गया है। सेकेंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे बड़ी बात ये रिन्यूएबल है, इसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंशन करना जरूर एग्जाम में। इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी बिना मिट्टी के, बिना मिट्टी के तो नहीं हो सकती। क्या आप दीवारों में प्लांट लगा सकते हो, नहीं। आप जो प्लांट है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वो कहाँ से किसकी हेल्प से होते हैं, सॉइल जो है वो मीडियम रोल प्ले करता है, मीडियम है किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए।
इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यस बेटा, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म, ठीक है, वो सब कहाँ मिट्टी में होते हैं, तो उनकी लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, इट इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। यस, क्या आप मिट्टी के बिना आप सर्वाइवल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? मिट्टी में। क्या आप हवा के बिना जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, ठीक है। जो फल फ्रूट होते हैं वहाँ कहाँ होते हैं? पेड़ों पे होते हैं। उनके बिना आप जी पाओगे? खाने के बिना नहीं जी पाओगे, ठीक है। इवन जो हमारे जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर भी डिपेंड करते हैं किस पे? हमारे मिट्टी पे। मिट्टी पे मीन्स मिट्टी पे जो उगने वाले पौधे हैं उन पे। सो बेसिकली सॉइल, ये तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो, इतने पॉइंट लिख सकते हो। 5 पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करके और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर सब पॉइंट्स करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये बताओ रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज जब होती है तब फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शन है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिसोर्सेज आपको रेडी टू यूज इस तरह से नहीं मिलते हैं। जब तक ह्यूमन अपने एफर्ट्स नहीं लगाएगा तब तक वो रिसोर्सेज आपके यूज में नहीं आएंगे। सो रिसोर्सेज आर नॉट इनहेरेंटली वैल्यूएबल, देयर वैल्यू इमर्जेस व्हेन human beings utilize them effectively। जब ह्यूमन के एफर्ट्स, ह्यूमन इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे रिसोर्सेज यूज होते हैं। वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल नहीं होते हैं। जब तक ह्यूमन अपने एफर्ट नहीं लगाता है तब तक वो रिसोर्सेज यूज नहीं होंगे। ह्यूमन एफर्ट्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्सेज। ह्यूमंस के एफर्ट, उनके टूल्स, उनकी टेक्नोलॉजी सब पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज का यूज होना, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लोग भी तो रहते हैं। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो रिसोर्सेज को अलग तरह से यूटिलाइज करेगा, ठीक है। किसी में थोड़ा कम दिमाग होगा तो वो अपनी तरह से यूटिलाइज करेगा। किसी के यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। किसी के यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो अपना खुद का दिमाग लगा के यूज़ करेगा। सो यही चीज़ हमारी इफेक्ट करती है कि रिसोर्सेज तभी यूज़ में आते हैं जब हमारे ह्यूमंस के एफर्ट लगते हैं, वो कुछ टूल यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं। The usefulness of resources is influenced by the level of cultural and technological development of the society। ठीक है, तो सोसाइटी में कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके रिसोर्सेज के फंक्शन करने में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड भंगार सॉइल, जो कि 2012 और 2017 में पूछा गया है। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो खादर सॉइल है वो एक न्यू एलुवियल सॉइल है, और जो ये भंगार है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कैसे होती है? एलुवियल सॉइल बनती है बेटे जो डिस्पोजिशन होता है हमारा, जो हिमालय रिवर्स होते हैं उससे जो बनता है, ठीक है। जो हिमालयंस है, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ये सारी रिवर्स होती है, क्या करती है, जो पहाड़ों से वहाँ से बहुत सारे अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स, कंकड़ अपने साथ लेके आती हैं, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इकट्ठे होने के कारण वहाँ पे वो बहुत पुरानी, जो कि बहुत पुरानी बनी होती हैं, वो वहाँ पे सॉइल इकट्ठे होती रहती हैं। सो सेकेंड इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। इसमें कंकर का लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये ओल्ड है। जितनी न्यू बनेगी उतनी कम होगी, जितनी ओल्ड होगी उतनी ज़्यादा होगी। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि नई है तो फाइन पार्टिकल ज़्यादा है और इसमें लेस फाइन पार्टिकल है। मोर फर्टाइल एंड लेस फर्टाइल। देखो, क्योंकि लेस फर्टाइल क्यों है ये? क्योंकि आप उसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, तो उस पर खेती कर कर उस सॉइल से, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी ऑलरेडी आप बहुत यूज कर चुके हो। लेकिन जो न्यू एलुवियल सॉइल होगी वो उसमें फर्टाइल ज़्यादा होगा, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। इस तरह से आप एग्जाम में डिफरेंस लिख के आ जाना।
सो बेटा नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ऐसी 3 एक्टिविटीज बताओ जो ह्यूमंस के कारण हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स हम मिट्टी का खराब होना, ठीक है, जमीन का खराब होना। हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, अलग तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज बताओ जो कि डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन के कारण है, ठीक है। सो ये 2012 में पूछा गया है, ये 2013 और 2015 में पूछा गया है। सो बेटा सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ फॉर फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज लीड टू सॉइल इरोजन। देखो जो ये देखो स्टेट याद कर लो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और भी हैं पर दो याद कर लो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होता है बेटा, फार्मिंग के लिए, और इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बहुत ज्यादा पेड़ों की कटिंग कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी लैंड खराब होती है, ठीक है, वहां से पेड़ साफ कर देते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल इन गुजरात एंड राजस्थान डैमेजेस ग्रास लैंड एंड कॉजेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कॉज होता है बेटे किस वजह से, गुजरात और राजस्थान में क्या होता है, जो वहाँ के जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा उन लोगों को घास चराने के लिए लेके जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी लैंड खराब हो जाती है। माइनिंग की वजह से, जो कि माइनिंग बहुत ज्यादा कहाँ पे होती है बेटे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होती है। और वो क्या करते हैं, मिट्टी में से मिनरल्स निकालने के लिए मिट्टी बहुत ज्यादा खोद देते हैं और उसको बंद भी नहीं करते, जिसकी वजह से माइनिंग एक्टिविटीज इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ लीव पिट्स एंड वेस्ट डिग्रेडेशन लैंड क्वालिटी, जिसकी वजह से हमारा सारी लैंड खराब हो जाती है। ओवर इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, ओवर इरिगेशन कॉजेज वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीजेस सॉइल सैलिनिटी। देखो पंजाब और हरियाणा में क्या करते हैं, वो छोटी छोटी लैंड पर भी आप बहुत सारी इरिगेशन करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी ज्यादा आप खेती करोगे, ठीक है, तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा देते हैं वो लोग, तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो वो है पानी का भी वेस्ट होता है, ऊपर से जो वो सॉइल है वो खराब हो जाती है ज्यादा पानी देने की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो हम पता ही है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना होता है, वो हर सिटी में होता है, हर सिटी में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है। सो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट तो बहुत सारी चीजें पॉल्यूट करता है, ठीक है, हमारा वाटर भी पॉल्यूट करता है और ये हमारा जो लैंड है वो भी पॉल्यूट करता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ऑल्सो हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स आप लिख के आओगे, अंदर आप बना के दिखाना, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इन पॉइंट्स को अपने तरीके से बना के आ जाना, ठीक है, पॉइंट जरूर लिख के आना अंडरलाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost important, justify this statement with appropriate arguments। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लैंड है हमारा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट है, तो आंसर दो। देखो जी ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, सपोर्ट लाइफ, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो लैंड हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है लाइफ को, कैसे, एग्रीकल्चर का जो भी सिलसिला शुरू होता है बेटे वो एग्रीकल्चर से होता है, हमारा लैंड से होता है, ठीक है, जमीन में ही तो आपकी सॉइल से आपका खाना बनता है, सपोर्ट करता है लाइफ को, मीन्स हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। लैंड इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, अधिकतर रिसोर्सेज हमें लैंड से मिलते हैं। एग्रीकल्चर, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सपोर्टिंग फूड प्रोडक्शन। यस, फूड प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, जब आप लैंड पे, सॉइल में आप क्रॉप्स को उगाओगे तभी तो हमें हमारा फूड मिलेगा, हमारी लाइफ सपोर्ट होगी फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ से होगी, एग्रीकल्चर से होगी, एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, लैंड से होगा। थर्ड इज ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज, सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका घर कहाँ है, लैंड पे है, बिल्डिंग कहाँ है, स्कूल कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, लैंड पे, आसमान पे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ लैंड पे है, तो इसलिए बोला है ह्यूमन सेटलमेंट, जितना भी हमारी बिल्डिंग है, हाउसेस हैं, ऑफिस हैं, ये कुछ भी है, जो भी नदियाँ बह रही हैं वो भी हमारी जमीन पे बह रही हैं, ठीक है। सो ये हो गया ह्यूमन सेटलमेंट। नेचुरल रिसोर्स, यस, लैंड हमारा, लैंड प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर एंड फॉरेस्ट। मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड हमें 3 चीजें ये नेचुरली हमें प्रोवाइड कराता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स भी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यस, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड रिले ऑन लैंड फॉर ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी
लैंड के ऊपर इंडस्ट्रीज है तो वर्क हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लैंड की वजह से मिल रहा है, क्योंकि लैंड के ऊपर ही इंडस्ट्री, स्कूल, ऑफिस है जहाँ पे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लैंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा कि सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को। ठीक है, क्योंकि बेसिक नीड हमारी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब आपको कहाँ मिलने वाला है, जमीन पे। जमीन ही नहीं होगी तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिख देना अपने तरीके से, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको आंसर को ट्विस्ट करके बना देना। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप लिखोगे इट इज ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, सो 3 एक्टिविटीज में दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर आपका जमीन से होता है, लैंड से होता है। आपको खाना पीना सब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लैंड से मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से जरूर लिख के आने हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ बार बार, पहले पॉइंट्सों को बोल्ड करके लिखना है, उसके बाद अंदर का बना के लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट पैराग्राफ में आंसर मत लिखना। ठीक है, टॉपर्स की भी स्ट्रेटेजी यही होती है, आपको पॉइंट्स में लिखोगे, टीचर भी देख के समझ जाएगा हाँ जी बच्चे को आता है। जितना आप पॉइंट्स में लिखोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा चैप्टर 1 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। बोर्ड है आपके नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मेहनत करो, कम सम में बहुत ज़्यादा कम है बचा है अभी। ठीक है, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है आपसे। आंसर राइटिंग करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। जिसकी भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है कोई बात नहीं, आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ, 10 साल के बार उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प कर पाएंगे। सो इसलिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। प्रीवियस ईयर की पूरे चैप्टर्स पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आपको एक शॉर्ट में चाहिए कि हाँ जी हमें क्वेश्चन चल रहा है किस तरह से आने वाले हैं। एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आप बना के लिख दोगे। क्योंकि काफ़ी बार बच्चे गलती करते हैं बेटा, हड़बड़ी में ये गलती मत करना कि आप क्वेश्चन जल्दी में पढ़ा और आंसर लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं पर बहुत ईजी देते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटे, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन देख के बच्चा सोचता है हमारा तो पढ़ा था, इसमें से कुछ आया ही नहीं, बट आएगा, उसी में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी मत करना। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। ठीक है, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट।